तो आज हमारा तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं अपन, जिसका नाम है अपवाह। तीसरा अध्याय शुरू हो गया है। 2 अध्याय, भारत का आकार और स्थिति और भारत के भौतिक स्वरूप, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। तीसरा है अपवाह है। तो सबसे पहले अपवाह शब्द कहते किसे? अपवाह है क्या चीज? तो अपवाह शब्द की परिभाषा लिखी हुई है। अपवाह क्या करता है? एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह शब्द है वो एक नदी तंत्र है, उसकी व्याख्या करता है। कहने का मतलब है कि एक नदी और उसकी सहायक नदियों व उपनदियां। सहायक नदियां कौन सी होती है? सहायक नदियां। सहायक नदी किसे कहते हैं? वे छोटी नदियां जो क्या करती है, अपना जल ले जाकर बड़ी नदी में डाल देती है, वो सहायक नदियां। उपनदियां उसके साथ बहने वाली और बड़ी नदियां। तो एक नदी और उसकी सहायक और उपनदियां के द्वारा बहाकर ले जाने वाले जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। अपवाह शब्द की परिभाषा है। अपवाह किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना भाई, या तो परिभाषा पूछ ले, नहीं पूछे तो भी अपन पूरा पाठ ही किसका पढ़ रहे हैं? अपवाह का पढ़ रहे हैं। और हमें यही पता नहीं अपवाह क्या है या कहते किसे है, तो पाठ को पढ़ने का औचित्य क्या है? तो अपवाह किसे कहते हैं? एक नदी तंत्र है, पूरा नदी तंत्र है, वो अपवाह कहलाता है। यानी एक नदी है वो अपने स्थान से निकलती है, तो अपने उद्गम स्रोत से, जहां से नदी निकलती है उसे उसका क्या कहा जाता है? उद्गम स्रोत कहा जाता है। जहां से निकलती है वो उसका उद्गम स्रोत होता है। वहां से निकलने के बाद में उसमें और छोटी नदियां भी मिलती है, सहायक नदियां भी मिलती है। तो वो सारा पानी का प्रवाह है, उसके साथ में उस नदी में जितना भी पानी है उसके जल का प्रवाह क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। समझ गए? एक नदी तंत्र है वो अपवाह है। यानी एक नदी जहां से निकलती है वहां से लेकर अंत में जहां गिरती है वहां तक का जो उसका पानी का प्रवाह है वो क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक इलाके का नदी तंत्र है उसकी व्याख्या करता है अपवाह। हम देखते हैं भारत का भौतिक मानचित्र अगर हम देखें तो हमें इन मानचित्र में क्या दिखाई देगा? अलग अलग दिशाओं से आने वाली छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिलती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अगर भारत का भौतिक मानचित्र देखें अपन तो छोटी छोटी जो धाराएं, छोटी नदियां, सहायक नाम बताया, वो क्या करती है? आती है, आकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तथा एक मुख्य नदी का, यानी छोटी नदियां मिलकर क्या है? एक बड़ी नदी बनाती है। और अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय, झील या समुद्र या महासागर में हो जाता है। निकास का मतलब आखिरकार। हम देखते हैं नदी के बारे में, जैसा मैंने बताया कि जहां से निकलती है और छोटी छोटी कई धाराओं के रूप में नदियां आती है, उस बड़ी नदी में आकर मिल जाती है। और आखिरकार वो बड़ी नदी क्या करती है? या तो किसी समुद्र में या किसी महासागर में या झील में या बड़े जलाशय में जाकर गिर जाती है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है वह अपवाह द्रोणी कहलाती है। अपवाह द्रोणी की परिभाषा भी बोर्ड पे लिखी हुई है। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? एक नदी तंत्र द्वारा जिस इलाके का, जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, एक नदी में जिस इलाके का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो अपवाह तो क्या चीज है? अपवाह की परिभाषा तो क्या है? एक नदी अपनी सहायक नदियों का जल का प्रवाह कहलाता है अपवाह। और अपवाह द्रोणी क्या चीज है? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जिस इलाके का जल है वो नदी अपने साथ ले जाती है, वो उसे क्या कहते हैं? अपन अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो एक नदी के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। और अगली है जल विभाजक। नाम से पता चलता है जल को विभाजित करने वाला स्थान।
जल विभाजक का मतलब जल को विभाजित करने वाला स्थान। तो जल विभाजक रेखा बोलते हैं, जल विभाजक किसे कहते हैं? तो जल विभाजक किसे कहते हैं? जब कोई ऊंचा क्षेत्र क्या करता है, जैसे पर्वत आदि, ऊंचा क्षेत्र का उदाहरण आ गया जैसे पर्वत है, ऊंचा क्षेत्र का उदाहरण जैसे पर्वत, या ऐसे ही पर्वत जैसा कोई ऊंचा क्षेत्र, कोई पठार भी आ जाए, तो जब कोई ऊंचा क्षेत्र क्या करता है, पर्वत आदि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है, वो क्या कहलाता है? जल विभाजक कहलाता है। जैसे देखो, ये एक अपवाह है और ये दूसरा अपवाह है, ये एक अपवाह है, ये एक दूसरा अपवाह है, दोनों वाले बीच में क्या आ गया, इनके कोई ऊंचा क्षेत्र आ गया, दोनों को क्या कर देता है, वो अलग कर देता है। तो कोई ऊंचा क्षेत्र जो क्या करता है, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देता है, वो क्या कहलाता है? जल विभाजक कहलाता है। तीन परिभाषा हो गई है। पहला तो पाठ का नाम ही अपवाह है, तो अपवाह किसे कहते हैं? वह किसे कहते हैं? एक नदी और क्या करती है, नदी और उसकी सहायक और उपनदियों के जल का प्रवाह क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। अपवाह द्रोणी क्या किसे कहते हैं? एक नदी जिस क्षेत्र का जल है प्रवाहित होता है नदी में, वो क्या कहलाती है? अपवाह द्रोणी कहलाती है। अगला जल विभाजक, जब कोई ऊंचा क्षेत्र है, पर्वत वगैरह क्या करते हैं, दो पड़ोसी अपवाहों को, द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है, उसे जल विभाजक कहते हैं। तो अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है साथ में, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया साथ में। हमने अपवाह द्रोणी के बारे में पढ़ा, तो किताब में अगर आपके पास पढ़ रहे हो उस समय बुक है, और बुक में कई क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो कहीं तो क्या दिए हुए थे, क्या आप जानते हैं, ऐसा लिखा हुआ होता है, उसमें तो क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में समाहित होते हैं। ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन होता है, आंसर हमें ज्ञात करना होता है। तो अगर पढ़ते समय आप बुक लेके पढ़ते हो, और निश्चित या बुक लेकर ही पढ़ते होंगे, तो बुक लेकर जब आप पढ़ते हैं तो ज्ञात कीजिए आए, जिसका उत्तर हमें ढूंढना होता है, तो मैं बोलूंगा उत्तर आप लिख लेना, या तो अपनी कॉपी में अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत अच्छी बात आ गया, तो नहीं आए तो उसी के नीचे उसका आंसर भी हो सकता है, बोलूं तब आप लिख लेना आंसर। तो पहला तो है क्या आप जानते हैं, पहला तो क्या लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, और बुक में क्या दिया हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। विश्व में जितनी भी नदियां हैं, अपवाह द्रोणी पढ़ा ना अभी हमने, अपवाह द्रोणी की परिभाषा पढ़ी कि एक नदी जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसमें, एक नदी तंत्र में, वो अपवाह द्रोणी कहलाती है। तो दुनिया की जितनी भी नदियां हैं उसमें एक नदी है जिसका नाम क्या है, अमेजन नदी। अमेजन नदी है, उसकी सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। हो गया। विश्व की अगर पूछे जाए, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, अमेजन नदी की। और भारत के बारे में पूछा जाए, नीचे याद कीजिए, इसमें तो क्या कर रखा है, क्या आप जानते हैं, तो प्रश्न भी पूछ लिया और उत्तर भी दे दिया, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं हुई। नीचे याद कीजिए में दे रखा है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो विश्व में तो सबसे बड़ी कौन सी है, अमेजन, और भारत में सबसे बड़ी है गंगा नदी। समझ गए, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी तो अमेजन नदी की, और भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है गंगा नदी की। अब आगे पढ़ रहे अपन भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, इसके बारे में, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, यानी भारत के जो नदी तंत्र है, भारत का अपवाह तंत्र का मतलब भारत में नदियों का जो, जिस क्षेत्र में नदियां बहती है, जिस क्षेत्र का नदियां जल प्रवाहित होती है, उसके बारे में। तो भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। भारत का अपवाह तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। भारत का अपवाह तंत्र नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है।
इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया भौगोलिक तंत्र के आधार पर। तो एक तो है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। यानी ये विभाजन किस आधार पर किया गया है कि ये क्या करती है, इन दो मुख्य क्षेत्रों से नदियां वो उत्पन्न होती है। भारत की जो मुख्य नदियां है वो इन दो क्षेत्रों से उत्पन्न होती है। कौन कौन से हिमालय से और प्रायद्वीप से। तो सबसे पहली है हिमालय की नदियां। सबसे पहले किसकी पढ़ रहे हैं अपन, हिमालय की नदियां। तो हिमालय की नदियां है, हिमालय की अधिकतर नदियां है वो क्या है, 12मासी नदियां होती है। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो 12मासी होती है। 12मासी होने का मतलब क्या हुआ कि उनमें क्या होता है, पूरे वर्ष भर पानी मौजूद रहता है। एक तो 12मासी होती है, एक मौसमी, दो नाम आएगा। एक तो 12मासी और एक मौसमी। मौसमी तो कौन सी होती है, जब मौसम होता है पानी का। मौसम कौन सा होता है, वर्षा ऋतु। मौसम कौन सा होगा भाई, नदियों में पानी कब आएगा, वर्षा ऋतु में आएगा। तो वर्षा ऋतु में वो नदियां बहती है, वर्षा ऋतु में उन नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और बाकी दिनों में धीरे धीरे होती होती वो नदियां पानी बहुत कम हो जाता है या उन नदियों में पानी सूख जाता है, वो तो होती है मौसमी। और हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती है, 12मासी होती है। पहली विशेषता प्रश्न आएगा आपके, हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तब यही अंतर लिखना है हमें, ऐसे अंतर ही आएगा। दो एक अंतर हो गया, एक पहली विशेषता हो गई। अगर ऐसा पूछ ले कि हिमालय की नदियों की विशेषताएं बताइए, हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं बताइए, तो हिमालय की नदियों की पहली विशेषता क्या है कि ये नदियां 12मासी होती है, अर्थात इनमें वर्ष भर क्या रहता है, पानी रहता है। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। और साल भर पानी क्यों रहता है इनमें, साल भर पानी रहने का कारण क्या है भाई, मौसमी नदियों में तो केवल पानी कहां से आता है, वर्षा ऋतु में ही आता है। तो वर्षा ऋतु में पानी आता है तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। और हिमालय से निकलने वाली नदियों में वर्षा ऋतु में तो होता ही होता है, वर्षा से तो पानी आता ही आता है। ये कहां से निकलती है, हिमालय से। हिमालय से निकलने का मतलब हिमालय पर क्या है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, तो वो बर्फ पिघल कर पानी आता रहता है इनमें। हिमालय से पिघलने वाले हिम है, बर्फ है, उससे भी पानी प्राप्त होता रहता है इन नदियों में। इन नदियों को हिमालय से निकलने वाली बर्फ से पानी प्राप्त होता रहता है, इसलिए ये नदियां क्या है, 12मासी होती है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इसकी हिमालय से निकलने वाली दो मुख्य नदियां हैं, कौन कौन सी, एक का नाम सिंधु और दूसरी का नाम ब्रह्मपुत्र। ये मुख्य नदियां और भी है, लेकिन ये दो मुख्य नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों में। ये क्या करती है, कहां से निकलती है, इस पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। अगली विशेषता हो गई, ये नदियां क्या करती है, पर्वतों को काटती है और पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। कैसे, जैसे ये एक ऊंचा पर्वत है और इधर भी ऊंचा पर्वत है और इनके बीच में गहरे स्थान पर क्या बह रही है, नदी बह रही है। इनके स्थान बीच में पर्वतों को काट देती है। ये नदियां क्या करती है, पर्वतों को काटकर दो भागों में, पर्वतों के एक पर्वत है उसके नदी निकल रही है उसमें से, तो वो नदी क्या करती है, उस पर्वतीय इलाके को काट देती है। और नदी के द्वारा जो पर्वतीय इलाका काटा जाता है वो क्या कहलाता है, गार्ज कहलाता है। याद रखना, नदी जिस पर्वतीय इलाकों को काटती है और जो एक आकृति बनती है वो आकृति क्या कहलाती है, गार्ज कहलाती है। अगर बुक है आपके पास तो बुक में गार्ज का चित्र भी दिया हुआ है, और बुक में अगर अपन देखेंगे तो गार्ज का चित्र कैसा है, हमें दिखाई दे रहा है ऐसा कि दो पर्वत है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो पर्वत है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नदी उस पर्वत से निकल रही थी और हमेशा लगातार धीरे धीरे काटते काटते रहने के कारण वो दो भागों में बट गया। तो ये जो आकृति है वो क्या है, गार्ज है।
हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र के लंबे रास्ते को तय करती है। उत्पत्ति स्थान का मतलब है जहां से निकलती है। उत्पत्ति स्थान का मतलब क्या हुआ? हिमालय की नदियां जहां से निकलती है वहां से लेकर कहां तक है? जहां वो समुद्र में जाकर गिरती है। भाई हिमालय की नदियां जहां से निकलती है वो तो उत्पत्ति स्थान हो गया, उद्गम स्रोत, और आखिर में जाकर किसी समुद्र महासागर में गिरती है। तो उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र में गिरने का जो सफर है, उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र में गिरने का जो रास्ता है, उस रास्ते में क्या करती है वो अपने भागों में तीव्र, ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। पर्वतों से निकलती है नदियां, निकलती है तो तेज गति से बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि पर्वतों से कहाँ आ रही है? मैदानी इलाकों में आ रही है। और पानी की क्या विशेषता है? ऊपर से नीचे आएगा तो वो तेज गति से बहेगा, और नदी में पानी की मात्रा खूब होती है, तो वो पर्वतों से जब नीचे आती है, पर्वतों से नीचे आती है तो क्या करती है? तेज गति से बहती है। और पानी जब तेज गति से बहता है तो क्या करता है? अपर्दन भी तेज गति से करता है। कटाव, अपर्दन किसे कहते हैं? काटने की क्रिया। जो भी उसके साथ में आता है उसे अपने साथ लेते हुए चलती है। अब उसके साथ में तो कुछ आया नहीं, पर्वतों से गिर रही है, तो जो मिट्टी है, कंकर है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, पत्थर है, उनको अपने साथ लेकर चलती है। तो वो क्या करती है? भारी मात्रा में जब नदी ऊपर से नीचे आती है तो मार्ग में क्या करती है? ऊपरी भागों में तेज गति से अपर्दन करती है और भारी मात्रा में अपने साथ सिल्ट और बालू है उसको लेकर चलती है। संवहन करने का मतलब सिल्ट और बालू को अपने साथ लेकर चलती है। मध्य और निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोकुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। मध्य भाग का मतलब भाई ऊपर से निकली, बीच का, और अंत में समुद्र में जाकर गिरी, तो जो बीच का रास्ता है वो हो गया मध्य भाग। और निचले मैदानी इलाके, मध्य और मैदानी इलाकों में क्या करती है? कई प्रकार की आकृतियां बनाती है ये नदियां, और इन आकृतियों को कहा है विसर्प। विसर्प का मतलब होता है, जैसे अपन देखो, ये तो मिटा देता हूं मैं, नदी की विभिन्न अवस्थाएं, बोर्ड पे एक चित्र बना हुआ है, और ये जो गोकुल या विसर्प या डेल्टा जो नाम अभी आपने सुना, ना कि नदियां क्या करती है? मध्य और निचले भागों में विसर्प, गोकुल झील और अनेक निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। तो इस चित्र से देखो, यहाँ से तो क्या कर रही है? नदी का स्रोत, नदी निकल रही है, और ये जो बीच में आपको ये जो आकृति दिख रही है, ऐसी जो आकृतियां, ये किसकी है? एक नदी की है। नदी का पूरा नदी तंत्र बनाया हुआ है। ये क्या बना हुआ है? पूरा नदी तंत्र बना हुआ है। यहाँ से नदी निकलती है, ये इसका मध्य भाग हो गया। और देखो गोकुल, वैसे अपनी शाब्दिक भाषा में गोकुल किसे कहते हैं? भाई अपन शाब्दिक भाषा में गोकुल किसे कहते हैं? गाय का खुर, ऐसा ही होता है उसके आकार। तो ये गोकुल झील है, ऐसी नदी ने बनाई है रास्ते में। विसर्प का मतलब इसका आकार कैसा है? सर्पाकार है। भाई इसके चलने का, पानी के भाव का आकार कैसा है? सर्पाकार है। ये इसका निचला भाग हो गया। यहाँ पर अंत में उसने क्या किया? डेल्टा का निर्माण किया। समझ गए सारी चीजें? नदी अपने स्थान से निकलती है और जब बहती है तो रास्ते में क्या करती है? ये निक्षेपण कार्य करती हुई, अपर्दन कार्य करती हुई क्या करती है? अनेक आकृतियों का निर्माण करती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन? कौन सी नदी की चर्चा हो रही है? हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा कर रहे हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। पहली विशेषता हमने पढ़ी कि ये क्या करती है? 12मासी नदियां होती है। 12मासी क्यों होती है? इसका कारण बताया कि इनमें क्या होता है? ये हिमालय से आती है और बर्फ पिघलकर इनको पानी मिलता रहता है, इसलिए साल भर बहती है।
और ये क्या करती है, जब पर्वतों से निकलती है तो पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। जहां से निकलती है वहां से लेकर जहां या समुद्र या डेल्टा में मिलती है तो पूरे रास्ता का जो सफर है उसमें क्या करती है, अनेक आकृतियों का निर्माण करती है, बहुत तेज गति से निक्षेपण करती है, अपने साथ बालू और सिल्ट लाती है और ये आकृतियां जो बोर्ड पे लिखी हुई है उसका निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीप, अब आ गई मौसमी नदियां। अब किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, मौसमी नहीं, प्रायद्वीपीय नदियों का। किसकी चर्चा हो रही है, प्रायद्वीपीय नदियों की। अब जब हमें हिमालय नदियों का उदाहरण पूछे तो दो नदियों के नाम बोर्ड पे लिखे थे मैंने मुख्य, कौन कौन से, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब है प्रायद्वीपीय नदियां। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, पहले भी चर्चा हो गई कि ज्यादातर सबकी सब नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर क्या होती है, मौसमी होती है। कारण कि इनको वर्षा ऋतु में पानी मिलता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है जब वर्षा ऋतु नहीं होती है। शुष्क मौसम का मतलब है वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद में इन नदियों का पानी सूख जाता है और बड़ी नदी भी क्या बन जाती है, पानी सूखकर छोटी छोटी धाराएं बन में बट जाती हैं। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली होती है। एक अंतर आ गया है, हिमालय की नदियां होती है बड़ी और छिछली का मतलब गहरी, छिछली का तो मतलब होता है कम गहरी, तो हिमालय की नदियां छिछली नहीं होती है। हिमालय की नदियां बड़ी होती है और कम गहरी नहीं होती है, कुछ गहरी होती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पानी कम है इनमें तो इनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है, बड़ी नहीं होती है और छिछली कम गहरी होती है। फिर भी इनके कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की नदियों की बात करें, हिमालय की नदियां तो समुद्र महासागर में गिरती है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां वो क्या करती है, ज्यादातर नदियां हैं वो पश्चिमी घाट, जो पिछली कक्षा में हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।